हम डिस्कस कर रहे थे 450 MCQ आप विवेक सिंह। ठीक है, इसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है जब आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो अगर आप इस ईयर एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इकॉनमी कितना इंपॉर्टेंट है। इकॉनमी और पॉलिटी ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, इनमें आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चनों पे नहीं जिससे यूपीएससी का कोई रिलेशन नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों पर होनी चाहिए जो यूपीएससी के लिए रिलेवेंट है। और मैंने जितने भी क्वेश्चन 450 में देखे हैं सारे क्वेश्चन आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए रिलेवेंट है अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये न्यू डॉक्यूमेंट है जो रिलीज हुआ है। ठीक है, एवरी ईयर सर रिलीज करते हैं। इसमें आपका करंट अपडेट हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, वो सारे आपके कवर हो जाते हैं। मतलब आपका होलिस्टिक एक रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो हमने अगर मैं अब तक बात करूं तो हमने पिलर 1 पिलर 2 ये कवर कर लिया, और यही पिलर जो है बहुत लॉन्ग थे। ये दोनों पिलर आप देखेंगे बहुत लॉन्ग थे। ठीक है, दीज टू पिलर वर वेरी लॉन्ग। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो आज हम सीधा एग्रीकल्चर देखेंगे। बजट वाला जो प्रोसेस है वो लास्ट में देखेंगे। आज हम एग्रीकल्चर देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो 3 पिलर्स हैं इनको 3-4 पिलर्स जो हैं एक साथ कवर कर लेंगे, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन हैं इन 3-4 पिलर्स में। नेक्स्ट वीडियो में 70 क्वेश्चन के अराउंड ही होंगे, तो उतना हम इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे एग्रीकल्चर वाला पार्ट, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले पार्ट से यूपीएससी पूछता है क्वेश्चन है। मगर एग्रीकल्चर पर आप देखेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन एवरी ईयर यूपीएससी पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब सीधा। ओके, ठीक है, तो एग्रीकल्चर वाले पार्ट से हमें स्टार्ट करना है, एग्रीकल्चर सब्सिडी एंड फूड प्रोसेसिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 350 नंबर क्वेश्चन से। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं जाकर, और हाँ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो 350 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट कह रहा है कि जो एग्रीकल्चर का जीबीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड है एट कांस्टेंट प्राइस। जब हम कांस्टेंट प्राइस की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन को निकाल देते हैं ना। एक कांस्टेंट प्राइस की जब बात करते हैं तो हम बेस ईयर से, जो बेस ईयर से है उस प्राइस से कंपेयर करते हैं, बेस ईयर के प्राइस से कंपेयर करते हैं। तो जब हम कांस्टेंट प्राइस की बात करते हैं तो क्या देखते हैं कि रियल में क्वांटिटी कितना इंक्रीज हुई है, रियल में क्वांटिटी कितना, एग्रीकल्चर क्वांटिटी कितना इंक्रीज हुई है। अगर हम कांस्टेंट प्राइस पे बात करेंगे तो यही बात करेंगे। इसका मतलब कि अगर 2010 में 10 केजी राइस हो रहा था तो क्या 2020 में ये बढ़कर 11 केजी या 12 केजी हुआ है। अगर रियल में इसकी क्वांटिटी, जो प्रोडक्ट की एग्रीकल्चर कमोडिटी की क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, तो हम कहेंगे कि कांस्टेंट प्राइस पर एग्रीकल्चर इंक्रीज हो रहा है या एग्रीकल्चर का जीबीए इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जब हम ऐसे रियल में देखते हैं, क्वांटिटी वाइज देखते हैं, तो एग्रीकल्चर का जो जीबीए है वो कांस्टेंट प्राइस पे इंक्रीज हुआ है स्टेडली, मतलब लगातार इंक्रीज होते गया है इन लास्ट 5 ईयर्स। तो ये फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं तो फर्स्ट सही है। सेकंड देखते हैं यहाँ पर। सेकंड कह रहा है कि हॉर्टिकल्चर जो होता है, हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट्स हो गए ना, ये सब तो आपको पता होगा, वेजिटेबल्स हो गए या कैश क्रॉप्स हो गए ना, वो सब स्पेशली, या प्लांटेशन जो क्रॉप्स होते हैं वो सब किस में आते हैं, हॉर्टिकल्चर्स में आते हैं, स्पेशली प्लांटेशन क्रॉप्स। तो फ्रूट वेजिटेबल ये सब हॉर्टिकल्चर्स हैं। ठीक है, तो अगर जब हम इनकी बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर जो प्रोडक्शन है, ये फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आज इसको चुना कि क्योंकि लास्ट वीडियो तक हमने बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो फैक्ट थोड़ा पढ़ते हैं। तो जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है हैज सरपास्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन कंसिस्टेंटली इन लास्ट 10 ईयर्स। तो जब हम लास्ट 10 ईयर्स की बात करते हैं, मतलब 2014-15 से लेकर 2025 तक जब हम बात करेंगे, तब जो हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा आपके फूड ग्रेन से, फूड ग्रेन से। ठीक है, तो अगर हम रियल जो टर्म्स की बात करें तो हॉर्टिकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो अराउंड 355 मिलियन टन है। ठीक है, एंड जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है वो अराउंड 325 मिलियन टन ही है। तो मतलब अराउंड आप कह सकते हैं कि 25 मिलियन टन हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन ज़्यादा है। ठीक है, तो ये लास्ट 10 ईयर्स में ऐसा ही है, तो ये भी आप याद ही रखेंगे। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर आपके पॉइंट सही हो जाते हैं। अच्छा, अगर आपको नहीं पता तो फूड ग्रेन में जानते हो कौन से क्या क्या रखते हैं, राइस हो गया, व्हीट हो गए। ठीक है, तो राइस व्हीट तो ये सब आपके फूड ग्रेन के पार्ट होते हैं, जैसे पल्सेस हो गया, राइट व्हीट पल्सेस और कोर्स ग्रेन।
तो ये सब आपके आते हैं फूड ग्रेन्स में। एक बात और याद रखेंगे कि अगर फूड ग्रेन की बात करें तो राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा है व्हीट से, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम, और अगर मैं एक वैल्यू एडिशन और आपको बता दूं यहाँ पर, तो आप ये याद रखेंगे कि जब फूड ग्रेन की बात करेंगे, जब फूड ग्रेन की बात करेंगे ना, तो फूड ग्रेन में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट है फर्स्ट, तो हमारा यूपी है। उत्तर प्रदेश इज हाईएस्ट प्रोडक्शन करता है फूड ग्रेन का, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। फिर यूपी के बाद आपका कौन आ जाएगा, आपका आ जाएगा पंजाब, ठीक है। और पंजाब के बाद कौन, हरियाणा। तो दो याद रखेंगे तब भी काम हो जाएगा कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन में हाईएस्ट कौन है, यूपी है, और सेकंड कौन है, पंजाब, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, बिल्कुल भूलना मत प्लीज़, ठीक है। तो ये आप याद रखना एनीवे, मतलब हर हाल में आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेट कौन है, मतलब इन प्रोडक्शन में, ठीक है। फिर अगर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन की बात करें, हॉर्टिकल्चर में कौन सा फर्स्ट स्टेट है, तो हॉर्टिकल्चर में भी आपका प्रोडक्शन वाइज यूपी फर्स्ट पे आ जाता है। तो इसमें भी आप याद रखेंगे कि हॉर्टिकल्चर वाइज क्या हो जाएगा, आपका जो यूपी होगा वो फर्स्ट पे आएगा, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और सेकंड पे हॉर्टिकल्चर में कौन आता है, एमपी। अगर हॉर्टिकल्चर में अगर यूपी तक याद रखोगे तब भी काम हो जाएगा, लेकिन अगर दो ही, मतलब टू सेकंड रैंक तक याद रखो तो ज़्यादा यूजफुल होगा आपके लिए। फिर तो यहाँ पर दोनों सही है ना, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 351 में कह रहा है कि इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है फूड ग्रेन प्रोडक्शन को। तो मैंने बताया था राइस सबसे ज़्यादा है, फिर व्हीट आता है, फिर याद रखिए पल्सेस आते हैं, फिर कोर्स ग्रेन आता है। तो ये राइस हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है फूड ग्रेन में। हाईएस्ट शेयर किसका है, तो राइस का है हाईएस्ट शेयर, ओके। तो यहाँ पर भी है, ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें मैं कुछ बता नहीं सकता आपको ना, तो ये आप याद रखेंगे। और फूड ग्रेन में मैंने बता भी दिया था स्टेट वाइज यूपी सबसे पहले है, फिर पंजाब है, तो ये आप दोनों याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, 352 की बात करते हैं। कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चर ट्रेड। एग्रीकल्चर ट्रेड की बात कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर में। तो कह रहा है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर ट्रेड है हैज़ बीन कंसिस्टेंटली बीन इन सरप्लस इन लास्ट 5 ईयर। सरप्लस मतलब हम एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर में ज़्यादा करते हैं इन कंपेरिजन टू इम्पोर्ट। तो ये बिल्कुल सही है। हमारा जो राइस है, राइस का बासमती राइस है, उसका भी हम बहुत एक्सपोर्ट करते हैं। फिर हमारा मरीन प्रोडक्ट हो गया, वो भी हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो यस, हमारा लगातार 5 साल से एग्रीकल्चर में ट्रेड जो है वो सरप्लस है, मतलब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं इन कंपेरिजन टू इम्पोर्ट, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल ये याद रखना, ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर अगर मैं आपको इसमें कुछ और भी फैक्ट या वैल्यू एडिशन बताऊं, तो अगर आपसे यूपीएससी ये पूछता है, अगर यूपीएससी आपसे ये पूछना चाहता है कि एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री कहाँ करती है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कहाँ करती है, तो आप याद रखेंगे सबसे ज़्यादा हमारा यूएसए में एक्सपोर्ट होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, यूएसए में होता है। और सेकंड क्या है, चाइना। सेकंड क्या हो जाएगा आपका, चाइना हो जाएगा। तो ये आप दो याद ही रखना, हर हाल में याद रखना। फिर मैं कहूँगा कि अगर एशिया में तो चाइना हो गया, वर्ल्ड लेवल पर यूएसए। अगर यूपीएससी ये पूछता है आपसे कि लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इन एग्रीकल्चर इन एशिया, तो इंडिया कंट्री कहाँ करती है, तो चाइना में, चाइना आ जाएगा उसमें ना। अगर साउथ ईस्ट एशिया में पूछता है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया यूपीएससी का फेवरेट है, तो अगर साउथ ईस्ट एशिया में पूछता है कि इंडिया सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर कहाँ एक्सपोर्ट करता है, तो याद रखना बांग्लादेश। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। हाईएस्ट यूएसए है, सेकंड चाइना है, एशिया में भी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ पर हम कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, चाइना में कर रहे हैं। और साउथ ईस्ट एशिया में बांग्लादेश हमारा सबसे फेवरेबल ट्रेड है एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आप बिल्कुल याद रखना, प्लीज़ डू रिमेंबर दिस, ओके। अब हम बात करें कि इंपोर्ट की। अगर हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में हम इंपोर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ से करते हैं, किस कंट्री से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो आप याद रखेंगे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर कमोडिटी। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से करते हैं, इंडोनेशिया से करते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। फिर सेकंड क्या हो जाएगा, ब्राज़ील। तो टॉप 2 लेवल तक याद रखना है। एशिया में या साउथ ईस्ट एशिया में कौन हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। वर्ल्ड लेवल पर कौन हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। तो ये भी आप 2 लेवल तक याद रखेंगे, ठीक है। कंट्रीज का दोनों मैंने बता दिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। अब बात करते हैं कि कौन सी एग्रीकल्चर कमोडिटी जो है, एग्रीकल्चर कमोडिटी जो है हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या करते हैं, तो रैंक याद रखना, मरीन प्रोडक्ट जो है वो हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। हाईएस्ट जो एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट का शेयर है वो मरीन प्रोडक्ट का है। दूसरा क्या है, बासमती राइस। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि राइस का जो है वो सेकंड पोजीशन है इन एक्सपोर्ट।
तो ये भी आप पूरा याद रखेंगे, सेकेंड लेवल तक ही याद रखिए। आप हम अगर बात करें एग्रीकल्चर इंपोर्ट सब में कौन सी कमोडिटी फर्स्ट है, तो इसमें भी आप याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है इस यूपीएससी ने पूछ रखा है, तो वेजिटेबल ऑयल है। हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, वेजिटेबल्स ऑयल्स कहाँ से इंपोर्ट करते होंगे, इंडोनेशिया से, मलेशिया से। तो इसीलिए जब आप देखते हो तो इंडोनेशिया इज अ कंट्री जहाँ से हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल हमारा क्या है, फर्स्ट पे, और सेकंड क्या है, पल्सेस। तो पल्सेस सेकंड लेवल पर जो हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो ये चारों आप पॉइंट याद रखेंगे। तो फर्स्ट इज करेक्ट। फिर कह रहा है कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इन वैल्यू टर्म्स में हैज स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो ये इनकरेक्ट है, फैक्ट है, याद रखेंगे कि वैल्यू के टर्म्स में नहीं, क्वांटिटी के टर्म्स में हम ज़्यादा एक्सपोर्ट किए हैं, लेकिन वैल्यू के टर्म्स में फ्लक्चुएशन होते रहा है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, ओनली ए इज करेक्ट या वन इज करेक्ट, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 353 पर देखते हैं। 353, एक मिनट देख लेता हूँ वीडियो चालू है कि नहीं। बिल्कुल चालू है वीडियो आपकी। फिर देखते हैं 353 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चर ट्रेड। एग्रीकल्चर ट्रेड मीन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इन एग्रीकल्चर पूरा आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, कह रहा है कि यूएसए इज आवर टॉप एक्सपोर्टर। यही तो हमने देखा था ना कि यूएसए में हम जब सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना इज नॉट अ टॉप इम्पोर्टर, आवर टॉप इम्पोर्टर इज इंडोनेशिया। हम इंडोनेशिया से सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इंडोनेशिया सेकंड, कहाँ सेकंड, इंडोनेशिया के बाद क्या है इम्पोर्ट जहाँ से सबसे ज़्यादा हम करते हैं, तो वो ब्राज़ील है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि इंडिया हाईएस्ट इंपोर्ट कमोडिटीज वेजिटेबल ऑयल से, ही तो बताया था मैंने, हाईएस्ट वेजिटेबल्स ऑयल से, और सेकंड हाईएस्ट क्या है, पल्सेस है। और एक्सपोर्ट में सबसे हाईएस्ट क्या है, मरीन प्रोडक्ट है। तो ये इसीलिए मैंने बताया था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। तो 1 एंड 3 इज करेक्ट, ठीक है। इसमें कोई फैक्ट नहीं है, सॉरी इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको याद ही रखना पड़ेगा ये। फिर कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिलेट्स। मिलेट्स के बारे में बताना है, ठीक है। कह रहे हैं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, ये फैक्ट है और ये सही है कि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का। और अगर मैं एक वैल्यू एडिशन बताऊं कि मिलेट्स का सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसन कर रहा है वो राजस्थान करता है। आप याद रखें कि हाईएस्ट प्रोडक्शन जो मिलेट्स का है वो कौन करता है, राजस्थान करता है, अराउंड 28% ऑफ द कंट्री, ठीक है, 28% ऑफ द कंट्री। और सेकंड क्या है, महाराष्ट्र है। तो दो पोजीशन इसमें याद रखेंगे। फिर कर ये यहाँ पर लिखा है कि राजस्थान इज हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स, तो सेकंड भी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर हम पर्ल मिलेट की बात करें, पर्ल मिलेट की बात करें ना, तो उसमें हमारे कंट्री का वर्ल्ड में शेयर है 40%। तो हम 40% वर्ल्ड का पर्ल मिलेट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट है, याद रखेंगे। और यहाँ पर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं, 355 पर देखते हैं। तो 355 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जूट। तो जूट के बारे में बताना है, ठीक है। तो अगर जूट की बात करें तो वो ये वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल, रेनफॉल भी इसको ज़्यादा चाहिए जूट को, ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे। तो ये कह रहा है कि नेशनल जूट बोर्ड जो है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी की, ये बोर्ड वो बोर्ड, अभी सब देखेंगे। कह रहा है कि नेशनल जूट बोर्ड हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू प्रमोट जूट प्रोडक्शन एंड इट्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है, यूपीएससी में ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो सही होते हैं। तो आप ये याद रखिए कि नेशनल जूट बोर्ड पार्लियामेंट के एक्ट के अंडर इस्टेब्लिश किया गया। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेचुटरी बोर्ड है। ये क्या है, स्टेचुटरी बोर्ड है, ठीक है। इट इज एन स्टेचुटरी बोर्ड। किसके अंडर आता है, तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंदर, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर ये बोर्ड आता है। और कौन सा एक्ट है, तो आप वही है, नेशनल जूट बोर्ड एक्ट 2008 के अंडर ये इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। तो ये इतनी बातें आपको पता हो गई। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री बिल्कुल याद रखना, क्योंकि और जो मैं अभी जूट बोर्ड और जो बोर्ड बताने जा रहा हूँ, नॉट जूट बोर्ड, वो सारे बोर्ड आपके किसके अंडर होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो अब हम देखते हैं वो सारे बोर्ड जिनको मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आप, यस, आप देखते हैं कुछ जूट बोर्ड, क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है। तो अगर सब ये मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंदर होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आएंगे। जितने भी जूट बोर्ड अब मैं बताने वाला हूँ आपको, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आएंगे, ठीक है। और मैं उनका ये भी बताऊंगा कि वो कहाँ पर उनकी लोकेशन है, कहाँ पर उनका हेड क्वार्टर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला बोर्ड आपको याद रखना है टी बोर्ड, टी
बोर्ड स्टेचुटरी बोर्ड ही होंगे, सारे बोर्ड जो मैं भी बताऊंगा ये स्टेचुटरी बोर्ड है। ठीक है, तो टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में है। फिर आ गया कॉफी बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर पड़ जाएगा? तो ये आपका पड़ जाएगा आपका बेंगलोर में। कहाँ पर? बेंगलोर में। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका रबर बोर्ड, रबर बोर्ड, तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिल जाएगा? कोट्टायम में। और अगर आप कहीं देखेंगे ना तो कोट्टायम इज जो केरला है, ये केरला में पड़ता है, केरला इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दी रबर। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। फिर आ गया स्पाइसेस बोर्ड, इसका वो हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिल जाएगा? कोच्चि में, कोच्चि केरला में। ठीक है, तो दो बोर्ड आपके केरला में है, ये स्पाइसेस एंड रबर। ठीक है, ये दोनों आप याद रखना केरला में। फिर आपका एक लास्ट बोर्ड है टबाको बोर्ड। ठीक है, तंबाकू बोर्ड आपका कहाँ पर? गुंटूर में। गुंटूर कहाँ पर पड़ता है? आंध्रा में। तो आप जब देखेंगे ना तो ये आंध्र प्रदेश इज आल्सो द वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द तंबाकू। ठीक है, तो ये सारे बोर्ड याद रखेंगे, सारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर हैं, ये भी याद रखना आप। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट सही था। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है उसने मैंडेट किया है, मैंडेट मतलब मैंडेटरी कर दिया कि जो पैकेजिंग होगी, पैकेजिंग होनी चाहिए वो जूट के मटेरियल से बने हुए बैग वगैरह में पैकेजिंग होनी चाहिए। और ये मैंडेट किया गया है जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए प्लास्टिक के बैग्स को, प्लास्टिक को वन यूज प्लास्टिक को जो है उसको, सिंगल यूज प्लास्टिक जो होता है उसको कम करने के लिए, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पोल्यूटिंग होता है ना, तो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने डिग्रेडेबल, क्योंकि जूट के जो बने बैग होते हैं वो क्या होते हैं? डिग्रेडेबल होते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो आप पैकेजिंग करेंगे फूड ग्रेन का, अगर मान लो फूड ग्रेन की आप पैकेजिंग कर रहे हैं तो 100% फूड ग्रेन किस में पैकेज होने चाहिए? जूट, जूट पैकेजिंग होनी चाहिए उनकी 100%, ये मैंडेटरी है। और 20% जो शुगर है, शुगर की पैकेजिंग होनी चाहिए वो भी जूट से होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। तो ये दोनों मैंडेटरी है, आप याद रखेंगे, और सी इसलिए करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, ये आप यूपीएससी मेन से जब लिखें तब भी बता सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है प्लास्टिक को रोकने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 356 क्या बोल रहा है देखते हैं। कह रहा है कि which of the following factors are taken into account by CACP। ठीक है, कमर्शियल क्या होता है इसका? कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, फॉर रिकमेंडिंग एमएसपी ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स। तो सबसे पहले ये याद रखिए, इनका क्वेश्चन हिंदी वाले तो समझ ही गए होंगे कि जो CACP एक बॉडी है यही रिकमेंड करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है क्रॉप के लिए। ठीक है, तो ये कहते हैं कि CACP जब रिकमेंड करेगी प्राइस को तो कौन कौन से फैक्टर को कंसिडरेशन देगी, कौन कौन से फैक्टर को माइंड में रखेगा वो। तो पहली बात, अगर CACP की बात करें तो सम साइट बता रहे हैं कि ये स्टेचुटरी बॉडी है, सम साइट बता रहे हैं कि CACP इज अ स्टेचुटरी बॉडी। ठीक है, अंडर द कौन सी मिनिस्ट्री? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। बट जब मैंने CACP के साइट पे जाकर देखा तो उन्होंने बताया कि ये अटैच्ड ऑफिस है। तो जो भी आया ऑप्शन में आप देख लेना, तो ये अटैच्ड ऑफिस है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का। तो CACP रिकमेंड करती है 23 क्रॉप का एमएसपी, एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और फाइनल डिसीजन जो लेता है वो कौन लेता है? कैबिनेट जो होता है, सॉरी, हाँ, कैबिनेट कमीशन क्या होता है? इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, सॉरी, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिनके चेयरमैन होते हैं PM साहब, वो फाइनल डिसीजन लेते हैं कि क्या प्राइस होगी, एमएसपी का क्या प्राइस सेट किया जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको पता हो गया। तो अगर मैं एमएसपी की बात करूं तो अभी 23 क्रॉप को एमएसपी मिल रही है। और एक बात याद रखेंगे कि एमएसपी जो किसी भी क्रॉप की होगी वो ऑल ओवर इंडिया सेम होगी। मतलब ये नहीं हो सकता पंजाब वाले को ज़्यादा एमएसपी मिले राइस पे और यूपी वालों को कम मिले, तो ऑल ओवर इंडिया एमएसपी सभी क्रॉपों पर सेम होगी। ठीक है, तो आप इसमें अगर बात करूं मैं कि, तो ये आप याद रखें कि टोटल 23 क्रॉप में 7 क्या है? सीरियल्स हैं, सीरियल्स क्रॉप है। ठीक है, जैसे आपके राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये सब। ठीक है, फिर आप याद रखिए 5 पल्सेस हैं। 5 क्या है? पल्सेस हैं। ठीक है, 5 पल्सेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आप याद रखेंगे 7 ऑयल सीड है। 7 क्या है? ऑयल सीड है। एंड 4 क्या है? कैश क्रॉप है। ठीक है, तो आपका एक होमवर्क है कि आपको जाकर इन सभी क्रॉप के बारे में देखना है कि कौन कौन सी क्रॉप 23 क्रॉप्स में आती हैं। मैं कुछ क्रॉप्स के नाम बता देता हूँ आपको जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। तो याद रखेंगे कि सोरगुम जो होता है, सोरगम जो होता है उस पर एमएसपी है
गवर्नमेंट एमएसपी प्रोवाइड कराती है। फिर रागी, रागी हो गया, इस पे भी एमएसपी है। फिर सीसमम हो गया, इस पे भी एमएसपी है, ठीक है। फिर सनफ्लावर, सनफ्लावर या सेफ्लावर, दोनों पर एमएसपी है, ये कंफ्यूजन मत होना, दोनों पर आपको एमएसपी मिलेगी, ठीक है। फिर कॉटन याद रखेंगे, कॉटन में क्यों लिख रहा हूँ, तो ये याद रखिए कि कॉफ़ी पे कोई एमएसपी नहीं है, टी पे कोई एमएसपी नहीं है, लेकिन कॉटन पे एमएसपी है, ठीक है, इन पे एमएसपी नहीं है। तो कॉटन याद रखेंगे, जूट याद रखेंगे, जूट, जूट पर भी एमएसपी मिलती है, ठीक है। और कोपरा, कोपरा पर भी एमएसपी है। फिर लास्ट जो है वो शुगर केन है, लेकिन शुगर केन पर एमएसपी जो होती है उसको क्या कहते हैं, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है। तो ये कुछ क्रॉप्स थी जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए कि आप याद रखो इन क्रॉप के नाम। बाकी कौन कौन से फैक्टर को वो मतलब माइंड में रखेगा जब सीएसईपी जो एमएसपी रिकमेंड करेगा गवर्नमेंट को, तो ये सारे फैक्टर, डिमांड एंड सप्लाई देखेगा कि किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, जैसे अगर मान लीजिए कि पल्सेस की डिमांड ज़्यादा है, तो इसका मतलब पल्सेस को ज़्यादा एमएसपी प्रोवाइड कर दो, जिससे कि लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करें पल्सेस ना। तो डिमांड सप्लाई देखेगा, प्राइस ट्रेंड भी देखेगा, प्राइस ट्रेंड, ट्रेंड इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाएगा, नेशनल मार्केट में देखा जाएगा, मतलब डोमेस्टिक मार्केट में भी दोनों, जिसकी प्राइस ज़्यादा होगी उस क्रॉप को ज़्यादा मतलब प्रमोट किया जाएगा। फिर टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, ये भी आपका देखा जाएगा। फिर इंटर क्रॉप पैरिटी भी देखी जाएगी, ये नहीं हो सकता ना कि राइस को और राइस और व्हीट को ज़्यादा एमएसपी दे दो और पल्सेस को बहुत कम एमएसपी दे दो, तो ये नहीं, दोनों के बीच एक पैरिटी होनी चाहिए ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये तो लिया ही जाता है ना कि अगर एमएसपी डिसाइड किस पे होती है, एमएसपी डिसाइड होती है ए टू प्लस एफ पर। तो ए टू मतलब एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल इनपुट कॉस्ट, और एफ एल क्या है, फैमिली लेबर। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखा जाता है ना कि क्या मतलब एग्री इस प्रोड्यूस को जैसे कोई राइस है, एक केजी राइस को प्रोड्यूस करने में कितना इनपुट लगा, सीड हो गया है, सीड क्या इनपुट है, और क्या हो सकता है, फर्टिलाइजर्स। तो ये सब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो है। या फिर आपने कोई लेबर रखा, उसको जो वेजेस दिए वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ गया, ठीक है। अगर आपने रेंट पर लैंड ले रखा है तो वो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ जाएगा। अगर आपने किसी का ट्रैक्टर बुलवा कर अपने खेत में काम करवाया तो वो भी आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव। फिर कह रहे हैं लाइकली इम्प्लीकेशन, हाँ एमएसपी का इम्प्लीकेशन भी देखा जाएगा ना। अगर पंजाब में एमएसपी दिया गया तो वहाँ पर ग्राउंड वाटर जो है वो डिक्लाइन हो गया, तो ये देखा जाएगा कि इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ग्राउंड वाटर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो एमएसपी कम की जाएगी कि हाँ भाई ज़्यादा एमएसपी करने से अगर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो ये देखा जाएगा। या फिर फर्टिलाइजर का यूज इंक्रीज हो जाता है, तो ये सबको ध्यान में रखेगा सीएसईपी। तो ऑल ऑफ दी अबव, डी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं 357 क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि गवर्नमेंट डिक्लेयर एमएसपी व्हिच इज एट लीस्ट 50% ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दिस कॉस्ट इंक्लूड। तो जो गवर्नमेंट एमएसपी डिसाइड करती है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मतलब जितना कॉस्ट लगा है फार्मर्स का उस प्रोड्यूस करने में, उसके 50% ज़्यादा प्राइस गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी एमएसपी में। ये गवर्नमेंट का कैलकुलेशन है। मान लीजिए कि फार्मर को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो लगा वो 100 रुपये मिला, तो गवर्नमेंट कहेगी कि हम इसको 150 देकर बाय करेंगे, तो 50% बेनिफिट हो गया, ठीक है। फिर बात आता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या इंक्लूड करता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो गवर्नमेंट कहता है कि वो इट इंक्लूड द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड बाय द फार्मर्स प्लस फैमिली लेबर ऑफ फार्मर्स। तो एक्चुअल कॉस्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ, जैसे सीड, इलेक्ट्रिसिटी, सिंचाई के लिए जो लगाया, सीड जो लेकर आया, फिर आपने कहीं लेबर, लेबर को जो पे किया, ठीक है, उसके कटाई, हार्वेस्टिंग, सोइंग में, ठीक है, या फिर आपने रेंट पर कोई कैपिटल लेकर आए उसका भी, या तो ये सब सारे आपके क्या आ जाएंगे, एक्चुअल कॉस्ट जो एक्चुअली फार्मर पे किया है, जो बाहर मनी गई फार्मर को प्रोड्यूस करने में। फिर दूसरा क्या है फैक्टर, वो है फैमिली लेबर, ठीक है, दूसरा क्या है, फैमिली लेबर। तो फैमिली लेबर भी गवर्नमेंट कैलकुलेट करेगी कि अगर अगर फार्मर्स ने खुद लेबर ना रख के अपने फैमिली को एम्प्लॉयड किया होता तो उसको भी मिलना चाहिए ना, उसका भी कॉस्ट है, तो वो फैमिली लेबर भी कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो ये होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द एमएसपी। तो इसमें क्या है, एक्चुअल कॉस्ट पेड आउट कॉस्ट ऑन रेंटल्स। तो रेंट, जैसे लैंड अगर रेंट पे लिया है तो वो भी A2 पे आ जाएगा, ठीक है, वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आता है। फिर कह रहे हैं कि रेंटल फॉरगोन ऑन लैंड। देखो एक बात याद रखना, अगर आपने लैंड रेंट पर लिया है तब तो वो ऐड होगा, लेकिन अगर आपकी खुद की लैंड है तो फिर उसका रेंटल्स आपको मतलब
उसके रेंट को नहीं माना जाएगा ना, खुद की लैंड पर कोई रेंट नहीं देता, ऐसा गवर्नमेंट बिलीव करती है। फिर थर्ड कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन ऑन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, बिल्कुल एग्रीकल्चर के कैपिटल का जो डेप्रिसिएशन हो वो भी, तो अगर आपने कोई ट्रैक्टर खरीदा था 10 लाख में और आपने 1 साल 1 ईयर इसको यूज किया तो उसकी प्राइस डिक्रीज होगी, 9 लाख का हो जाएगा, तो 1 लाख क्या कहाँ पर जाएगा, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर में यूज हुआ तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ही जाएगा। तो थर्ड भी सही है। फिर कह रहे कि एक्चुअल स्टोरेज एंड पोस्ट हार्वेस्ट, देखो पोस्ट हार्वेस्ट नहीं इंक्लूड किया जाता जो मैंने बताया उसमें, तो कौन कौन सा 1 एंड 3 इज ओनली करेक्ट। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या इंक्लूड है। तो एक्चुअल कॉस्ट प्लस A2 प्लस फैमिली लेबर, अपने खुद के लैंड के रेंट नहीं काउंट करता, खुद के लैंड का रेंट नहीं काउंट करता, लेकिन अगर आपने रेंट पर कोई कैपिटल लिया है या रेंट पर लैंड ही क्यों ना लिया तो काउंट होगा, समझ रहे हो। तो ये आप याद रखना। तो आपको आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे सिचुएशन में कैसे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, कई लोग तो रेंटल्स होंगे, कई लोगों का खुद का लैंड होगा, तो ऐसे में गवर्नमेंट एवरेज निकालेगी ना कि एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए कि 10 लोगों का 10 लोग पूरे फार्मर्स जो है इकोनॉमी में 10 है, उसमें से रेंटल 2 हैं, रेंटल्स जो है वो 2 हैं और 8 जो हैं उन वो अपने खुद की लैंड पर है, तो इन दोनों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगी दोनों का निकाल के एवरेज निकाल लिया जाएगा, फिर उस एवरेज के अकॉर्डिंग एमएसपी सेट कर दी जाएगी। तो ये होता है ना, एवरेज निकालते हैं, वेटेड एवरेज। फिर देखिए 358 क्या कह रहा है, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको ई नेम कहते हैं। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, देखो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट मीन्स जैसे कि आप जो फार्मर के प्रोड्यूस है उसको डिजिटल लेवल पे ले जाना, ठीक है, उसको एक मार्केट मार्केट प्रोवाइड कराना जिससे ऑल ओवर इंडिया के फार्मर्स देख सकें कि कौन से स्टेट में फार्मर प्रोड्यूस की प्राइस कितनी है। ठीक ठीक है, तो इससे अवेयरनेस बढ़ेगी फार्मर्स में, तो उनके जो प्रोड्यूस है उनको अच्छा प्राइस मिलेगा। तो यही ऑब्जेक्टिव है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का कि फार्मर को एक अच्छा प्राइस मिले। ठीक है, तो ये आप जान सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ई नेम के बारे में। कह रहा है कि इट विल इंश्योर वन नेशन वन प्राइज ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी फॉर द कंज्यूमर्स, इट इज इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट, वन नेशन वन प्राइज कैसे हो सकता है। आप ये मानिए कि प्राइस जो होती है एग्रीकल्चर कमोडिटी की वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो जिस स्टेट में डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ एग्रीकल्चर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। टैक्स पर भी डिपेंड करती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने ज़्यादा टैक्स लगा दिया है तो फिर एग्रीकल्चर की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने कम टैक्स लगाया है। तो जो कंज्यूमर पर क्या प्राइस आने वाली है, ये ई नेशनल जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है वो ये इंश्योर नहीं कर सकता कि सब जगह सेम हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है। ठीक है, डिफरेंट स्टेट के लिए डिफरेंट है। अब मान लीजिए यूपी में फूड ग्रेन हो रहा है तो यूपी से एमपी तक जाने के लिए लगता हो सकता है कि 2,000 रुपये लगे, लेकिन यूपी से अगर तमिलनाडु में जाना है तो हो सकता है कि वो 20,000 लग जाए। ठीक है, तो फिर ये भी कॉस्ट तो एग्रीकल्चर जब सेल करेगा तो वो कॉस्ट ये इंक्लूड करेगा ना अपना। तो ये से मतलब आप कह सकते हैं कि वन नेशन वन प्राइस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर कह रहे हैं कि फार्मर्स कैन सेल देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थ्रू, ये मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, सिटिंग एट देयर होम्स विदाउट ब्रिंगिंग इट इन द फिजिकल एपीएमसी मंडी। तो यहाँ पर याद रखिए कि ये भी इनकरेक्ट है। देखिए एग्रीकल्चर जो ई नेम है, ई नेम अलाउ करता है जब फार्मर्स अपना प्रोड्यूस एपीएमसी मंडी में लेकर आएगा और वो एपीएमसी मंडी में रजिस्टर करके फिर ई नेम में रजिस्टर करेगा, फिर वो प्राय अपना प्रोड्यूस जो है वो एपीएमसी मंडी से किसी भी स्टेट में कहीं भी सेल कर सकता है। ठीक है, बाकी इतना नहीं इंपॉर्टेंट है, आप इतना भी पढ़ लेंगे तो बहुत है ई नेम के बारे में। ठीक है, तो ये क्या, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो मैंने बता दिया कि फार्मर्स को प्राइस डिस्कवरी में हेल्प करता है कि किस स्टेट में कितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस चल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो सेल करेगा, ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑर्गेनिक फूड्स इन इंडिया। ऑर्गेनिक फूड्स मीन्स ऐसे प्रोडक्शन, ऐसा एग्रीकल्चर करना जिसमें आप फर्टिलाइजर्स या केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह नहीं यूज कर रहे हैं ना, तो वो ऑर्गेनिक फूड हो गया। जिसमें आप बायो फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं तो वो आपका क्या हो गया, ऑर्गेनिक फूड्स हो गए। तो कौन सा फूड या कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा एप्पल ऑर्गेनिक है कौन सा नहीं है, तो ये डिसाइड करने के लिए कोई बॉडी होगी, तो वो बॉडी है फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसे ही कुछ इसका फुल फॉर्म है। ये रेगुलेट करती है
ऑर्गेनिक फूड इन इंडिया में, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और इसी ने जो ये बॉडी, सबसे पहले आप याद रखिए कि ये बॉडी किसके अंडर आती है। तो ये बॉडी जब आप देखेंगे, दिस इज फॉल अंडर दी, दिस बॉडी फॉल्स अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये उसके अंडर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर के अंडर ये आती है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसे ही शायद कोई इसका फुल फॉर्म। तो ये सही है। फिर इसने एक लोगो बनाया, मान लीजिए कि ये एप्पल है, नॉन ऑर्गेनिक है, ये एप्पल ऑर्गेनिक है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक है, नॉन ऑर्गेनिक है, तो कैसे पता करेगा कंज्यूमर। तो इन्होंने कहा कि हम लोगो देंगे, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होंगे उनको हम एक लोगो देंगे जिसपे जैविक भारत का लोगो होगा, ठीक है। तो इसने डेवलप किया है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की पहचान किया जा सके, तो जिससे फॉरेनर्स जो हैं वो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की ओर मतलब ज़्यादा इंटरेस्टेड रहें, और उनको कोई मतलब ऐसे कोई भी ना, मतलब जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं है उसको ऑर्गेनिक बनाकर ना सेल किया जाए। तो उसने जैविक भारत लोगो बनाया, और वो लोगो केवल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो 1 एंड 3 इज करेक्ट। फिर सेकंड कह रहा है कि एनी फूड, यहाँ पर देखिए, एनी फूड टू बी सोल्ड एज अ ऑर्गेनिक इन इंडिया मस्ट बी सर्टिफाइड थ्रू द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। देखिए, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड, थर्ड इज करेक्ट, बट जो सेकेंड है यहाँ पर जो मस्ट ऑफ लिखते हैं ये इनकरेक्ट है, क्योंकि किसी फूड को अगर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लेना है तो ये स्कीम तो सही है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंडर वो सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, बट नॉट इट, इट इज़ द ओनली वन स्कीम इज ऑल्सो रन बाय द गवर्नमेंट, दैट इज अ पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम या स्कीम। इसके अंडर भी ऑर्गेनिक अगर प्रोडक्शन है तो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये दो स्कीम्स है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इस अकॉर्डिंग आपका 1 एंड 3 सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यूपीएससी कोई पूछता है पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम इज रिलेटेड टू द, तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर 360 देखते हैं। कह रहा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। देखो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो जहाँ पर ग्रुप ऑफ जो प्रोड्यूसर्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, ग्रुप ऑफ फार्मर्स एक साथ आते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ फार्मर्स एक साथ आते हैं, फिर वो अपने प्रोड्यूस को एक साथ लेकर फिर वो एक अच्छा सेलिंग प्राइस का डिमांड करते हैं ना। फिर ये एक और हेल्प होती है कि जो इंटरमीडियरी है कंज्यूमर्स और फार्मर्स के बीच, उनको एलिमिनेट करते हैं और डायरेक्टली, मतलब आप ये कह सकते हैं कि अच्छे प्राइस में सेल करते हैं। तो ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ग्रुप ऑफ जो फार्मर्स हैं वो इकट्ठा आएंगे, और फिर वो जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो सेल करेंगे मार्केट में। और अच्छा, मतलब मान लीजिए कि अगर एक फार्मर्स जाता है मार्केट में सेल करने, तो हो सकता है उसको अच्छा प्राइस ना मिले, लेकिन जब ग्रुप ऑफ फार्मर्स होंगे तो वो अच्छा प्राइस डिमांड कर सकते हैं ना। तो ये आप याद रखेंगे। तो कह रहे हैं कि इट कैन बी कंपनी या कोऑपरेटिव या सोसाइटी या एनी लीगल एंटिटी। बिल्कुल, जो फूड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो कंपनी भी हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह भी फॉर्म किया जा सकता है, और कोई लीगल एंटिटी के भी स्टेटस हो सकता है। तो फर्स्ट इज करेक्ट। फिर करें कि इट शुड प्रोवाइड शेयरिंग ऑफ बेनिफिट प्रॉफिट टू द फार्मर्स। बिल्कुल, अगर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन तो सभी फार्मर्स को बेनिफिट होना चाहिए। फिर करें कि ओनरशिप कंट्रोल इज ऑलवेज विद द फार्मर्स, दैट इज आल्सो करेक्ट। जो लैंड का ओनरशिप होगा या जो प्रोड्यूस का ओनरशिप होगा वो फार्मर के पास ही होगा, ठीक है। फिर करें कि नाबार्ड जो है वो प्रोवाइड करता है सपोर्ट इन प्रमोशन ऑफ, फॉर द प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट ऐसा है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बैंक है। ये एग्रीकल्चर के सेक्टर में रीफाइनेंसिंग प्रोवाइड कराता है, रिफाइनेंस प्रोवाइड कराता है, तो ये प्रमोट भी करता है, सपोर्ट भी करता है एफपीओ को, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। एक और बॉडी है जो एफपीओ को प्रमोट और सपोर्ट करती है, आप याद रखेंगे, SFAC, ठीक है। तो ये भी मतलब आप कह सकते हैं कि प्रमोट करती है एग्रीकल्चर और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव सही हो जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ देखना ही नहीं था, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कोई कंपनी भी हो सकती है, मतलब दे कैन बी, दीज ऑर्गेनाइजेशन कैन बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी और रजिस्टर्ड एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और रजिस्टर्ड एज अ एनी लीगल एंटिटी। ओके, तो ये सब आपको पता होना चाहिए था, बस और कुछ उसमें था ही नहीं, तो बताऊँ क्या, ठीक है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। 361 क्या कह रहा है देखते हैं। तो 361 पर फोकस कीजिए। ये कह रहा है कि फार्मर्स जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है जो स्टोर्स करता है फूड ग्रेन
प्रोक्योर्ड फॉर द सेंट्रल पूल इन द फॉलोइंग। तो जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हमें ये पता है कि ये सेंट्रल बॉडी है, सेंट्रल बॉडी है, और ये एमएसपी पर फार्मर से, जो फार्मर का प्रोड्यूस है वो प्रोक्योर करती है, खरीदता है, ये एमएसपी पर खरीदता है। तो एमएसपी पर खरीद कर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है, एमएसपी पर खरीदता है और फिर उसको स्टोर करता है वेरियस गोडाउन्स में, ठीक है। फिर स्टोर करके वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट को ट्रांसपोर्ट कर देता है, और वो स्टेट फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 है उसके अंडर क्या करते हैं, सब्सिडाइज रेट पर। देखो ये जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होगा, ये स्टेट को सब्सिडाइज रेट पर ही फूड ग्रेन जो है वो स्टेट को प्रोवाइड कराएगा। फिर स्टेट पॉइंट ऑफ सेल जो डिवाइस है उसका यूज करके सब्सिडाइज रेट मतलब 3:1, मतलब 3 रुपये किलो राइस, 2 रुपये किलो व्हीट और 1 रुपये किलो कोर्स ग्रेन, इस रेट पर सेल करेंगे, या फिर कह सकते हो कि इस रेट पर जो पॉवर्टी या बिलो पॉवर्टी लाइन के पीपल्स हैं उनको दिया जाएगा, ठीक है। ये फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाएगा। ये किस एक्ट में मेंशन है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 बोलता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब नहीं, अभी ये फिर से देखेंगे। ये कह रहा है कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वो स्टोर करता है फूड ग्रेन कहाँ कहाँ पर, तो वो फूड ग्रेन अपने खुद के गोडाउन में कर सकता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई वेयर हाउसिंग या गोडाउन से वहाँ कर सकता है, या स्टेट गवर्नमेंट के भी गोडाउन में कर सकता है, या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये भी कर सकता है कि कोई प्राइवेट सेक्टर है वो उसका गोडाउन खाली है तो उसको हायर करके वो वहाँ पर स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पर डी इज करेक्ट, ठीक है। फिर 362 कह रहा है कि थ्रेश होल्ड लिमिट क्या होता है। यहाँ पर ये सिंपल से याद रखिए, इकोनॉमिक थ्रेश होल्ड लिमिट क्या है। तो यहाँ पर यूपीएससी पूछेगा कि इकोनॉमिक थ्रेश होल्ड लिमिट किससे रिलेटेड है, तो आप याद रखेंगे कि पेस्ट मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स। तो बस एक लाइन में याद रखना है कि ये इसी से रिलेटेड है। फिर 363 देखते हैं, कह रहा है कि द टर्म अंडर रिकवरी किससे रिलेटेड है। अंडर रिकवरी आप याद रखेंगे कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनसे रिलेटेड है, जब ये प्रोवाइड करते हैं जो फ्यूल होता है वो बहुत चीपर रेट पर, जिससे उनको लॉस हो जाता है, ठीक है। तो लॉस ऑफ ऑयल मार्केटिंग कंपनी इन प्रोवाइडिंग फ्यूल एट चीपर रेट टू द पब्लिक। अब ये चीपर रेट पर क्यों प्रोवाइड करती हैं, हो सकता है गवर्नमेंट फोर्स करे कि देखो तुम चीपर रेट पर प्रोवाइड कराओ, हमारा इलेक्शन चल रहा है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, अंडर रिकवरी यही होता है, ठीक है। तो किससे रिलेटेड है ऐसा ही पूछेगा। फिर कह रहे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूरिया सब्सिडी। देखिए यूरिया पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, ठीक है। आप देखते होंगे कि यूरिया पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, जिससे आपको सब्सिडाइज रेट पर यूरिया मिल जाता है। आपको किस रेट पे मिल जाता है, सब्सिडाइज रेट पर यूरिया मिलता है। तो ये गवर्नमेंट सब्सिडी किसको देती है, यूरिया कंपनी को देती है सब्सिडी, ठीक है। किसको देती है, यूरिया कंपनी को सब्सिडी देती है। फिर जो यूरिया कंपनी है वो कम रेट पर यूरिया फार्मर्स को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि द सब्सिडी अमाउंट इज ट्रांसफर डायरेक्टली इनटू फार्मर्स अकाउंट। देखो ऐसा भी नहीं है, अभी जो सब्सिडी अमाउंट है वो गवर्नमेंट से यूरिया कंपनी को जाता है, और यूरिया कंपनी जो है उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, सब कुछ जो एमआरपी है, वो एमआरपी से भी आप समझ सकते हैं कि लो रेट पर, लो प्राइस पे यूरिया फार्मर्स को सेल करता है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट को सब्सिडी जाता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कहेंगे द पर केजी सब्सिडी अमाउंट इज फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज विद द मार्केट फ्लैक्चुएशन, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। देखिए जो पर केजी, इनका कहने का मतलब है कि अगर 1 kg यूरिया पर 10 रुपये सब्सिडी है अभी, तो ये हमेशा 10 रुपये ही रहेगी, तो ये सही नहीं है। अगर यूरिया का प्राइस जो है वो 10 रुपये पर केजी से 5 रुपये पर केजी हो जाता है, ठीक है, 5 रुपये पर केजी हो जाता है, तो गवर्नमेंट 10 रुपये थोड़ी ना सब्सिडी दे देगी 5 रुपये की यूरिया पर, तो गवर्नमेंट भी कर देगी 2 रुपये सब्सिडी, क्योंकि ओवरऑल पहले मान लीजिए कि 10 रुपये पर केजी यूरिया था, तो 10 रुपये गवर्नमेंट, या आप मान सकते हैं कि पूरा सब्सिडी क्यों प्रोवाइड कराएगी। थोड़ा फिर से समझते हैं, यहाँ पर तो पूरा सब्सिडी हो गया एग्जाम्पल में, ठीक है। फिर से देखते हैं, मान लीजिए कि 10 रुपीज़ पर केजी यूरिया है और गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है 2 रुपये, तो आपको यूरिया फार्मर्स को कितने पर मिलेगा, 8 रुपये के पर मिलेगा। लेकिन मान लीजिए ये यूरिया का प्राइस जो हो गया वो डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होने का मतलब मान लीजिए कि हो गया 7 रुपये हो गया। तो अब गवर्नमेंट नेसेसरी नहीं है ना कि, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट सब्सिडी यहाँ पर हो सकता है कि वो डिक्रीज करके 1 रुपया कर दे या 0 रुपये कर दे, क्योंकि पहले जो एमआरपी था सब यूरिया का वो 8 रुपये था, अब तो केवल 7 रुपये पड़ रहा है ना। तो गवर्नमेंट सब्सिडी फ्लैक्चुएट कर सकती है अगर यूरिया के प्राइस में फ्लैक्चुएशन हो तो, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। कह रहे कि प्राइस ऑफ यूरिया इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, अभी तक और क्या देख रहे थे, ये रेगुलेशन ही तो है, ठीक है।
तो थर्ड इज करेक्ट, ओनली थर्ड इज करेक्ट ऑन दिस। सो आप ये यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा उस अकॉर्डिंग, सी नंबर वो सही हो जाएगा ना, ये सी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। देखिए यूरिया की सब्सिडी, यूरिया बेस्ड सब्सिडी जो होती है वो यूरिया में दी जाती है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी क्या होगी, इट इज अ सब्सिडी, आप कह सकते हो इट इज अ सब्सिडी बेस्ड ऑन पर केजी ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द फर्टिलाइजर। तो पर केजी कितने न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी। जिस फर्टिलाइजर में ज़्यादा न्यूट्रिएंट होंगे गवर्नमेंट उस कंपनी को ज़्यादा सब्सिडी देगी, जिसके कम होंगे उसको कम सब्सिडी देगी। तो थर्ड इज फोर्थ इज करेक्ट। फिर करेक्ट द प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर्स अंडर न्यूट्रिएंट बेस्ड स्कीम आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये याद रखेंगे फैक्ट है कि गवर्नमेंट नहीं रेगुलेट करती न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को, और इसके प्राइस को, सब्सिडी को तो रेगुलेट भी कर सकती है बट प्राइस जो फर्टिलाइजर्स है, न्यूट्रिएंट बेस्ड जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके प्राइस को गवर्नमेंट नहीं रेगुलेट करती। फिर कहें कि इट इज़ गिवन फॉर यूरिया। देखिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी एक फैक्ट है, याद रखना कि ये यूरिया के लिए नहीं दिया जाता, अपार्ट फ्रॉम यूरिया जैसे हो गया फॉस्फेटिक, पोटास हो गया, तो इन सब में जब सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है तो उसको न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी कहते हैं। तो ये करेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट था, यूरिया में न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी नहीं दिया जाता। तो 1 एंड 4 इज करेक्ट ओनली, ठीक है। ये सारे फैक्ट हैं, आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा बता नहीं सकता, कॉन्सेप्ट बताऊंगा अभी तो कन्फ्यूजन ही होगा, इधर से उधर जोड़ना पड़ेगा फिर वो आपको ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। फिर कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिक्विड नैनो यूरिया। लिक्विड मतलब अभी जो यूरिया आप मिल रहा है ऐसे फिजिकल फॉर्म में ऐसे ऐसे रहता है वो मिलता है ना, लेकिन लिक्विड नैनो यूरिया क्या होगा, वाटर फॉर्म में आप होगा, और उसके जो पार्टिकल होंगे वो नैनो लेवल पर होंगे, मतलब बहुत स्मॉल होंगे। इसका मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा यूरिया का। एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होने का मतलब क्या है, इफिशियंसी भी यूरिया की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट कहता है, या फिर जिसने यूरिया, इफको ने जिसने लिक्विड नैनो यूरिया बनाया है वो कहता है कि जो लिक्विड नैनो यूरिया की इफिशियंसी है वो 80% है, और जो आप नॉर्मल यूरिया लगाते हो उसकी इफिशियंसी है 30 to 35%, मतलब मोर देन हाफ, ठीक है, सॉरी मोर देन डबल लिक्विड, जो लिक्विड नैनो यूरिया है उसकी इफिशियंसी है यहाँ पर। तो मैंने बता दिया फर्स्ट सही है कि लिक्विड नैनो यूरिया जो है उसको डेवलप किया है किसने, फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, जिसको इफको भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। फिर क्या है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी ऑन लिक्विड नैनो यूरिया। देखिए अभी तक गवर्नमेंट ने लिक्विड नैनो यूरिया पर कोई सब्सिडी नहीं दिया है, ठीक है, फ्यूचर में दे सकता है बट अभी तो नहीं प्रोवाइड किया है। फिर कह रहे हैं कि लिक्विड जो नैनो यूरिया है कंटेन्स 4% नाइट्रोजन। तो ये बिल्कुल सही है, आप फैक्ट है याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, 1 एंड 3, ठीक है। फिर 367 देखते हैं, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वन नेशन वन फर्टिलाइजर। देखिए हमको ये पता है कि गवर्नमेंट जो है वो फर्टिलाइजर्स पर, जैसे यूरिया जैसे फर्टिलाइजर्स पर क्या प्रोवाइड कराती है, सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर्स पर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो अगर हम आपको सब्सिडी प्रोवाइड करा रहे हैं तो हमारा अधिकार बनता है कि हम अपना थोड़ा प्रचार प्रसार करें। तो गवर्नमेंट लेकर आई स्कीम वन नेशन वन फर्टिलाइजेशन, तो वन फर्टिलाइजर स्कीम। इसके अंडर ने कहा कि गवर्नमेंट ने कहा कि जो फर्टिलाइजर्स होंगे वो सोल्ड किए जाएंगे, वो सेल किए जाएंगे एक सिंगल ब्रांड के अंडर जिसका नाम होगा भारत। तो जैसे यूरिया है तो उसका नाम गवर्नमेंट कर देगी यूरिया भारत। तो सभी कंपनी पर चाहे जिस कंपनी की यूरिया हो सब पे लिखा होगा यूरिया भारत, यूरिया भारत, यूरिया भारत, ठीक है, सभी कंपनी पर। मतलब इसका क्या मतलब है, स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पर। तो फार्मर को कन्फ्यूजन कम होगा ना कि कौन सी यूरिया अच्छी है कौन सी खराब। तो क्योंकि गवर्नमेंट ने सभी फर्टिलाइजर्स को कहा कि हाँ सभी फर्टिलाइजर्स को ये लोगो ये ब्रांड लगाना पड़ेगा। अगर जैसे पोटास है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत पोटास, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इज करेक्ट। फिर कह रहे कि कंपनी जो है उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो अपना नेम और फर्टिलाइजर्स के बैग पर लिख सके, अपना नेम और फर्टिलाइजर के बैग पर लिख सकें, ये इनकरेक्ट है। कंपनी को अलाउ किया गया इस स्कीम में कि वो अपने 1/3 पार्ट पर, मतलब 1/3 पार्ट पर वो अपना नेम, लोगो, प्रचार प्रसार जो भी करना है वो कर सकते हैं। फिर जो 2/3 पार्ट है यूरिया के बैग का, मतलब जो 2/3 पार्ट होता है उस पर गवर्नमेंट का लोगो होगा जिसपे लिखा होगा भारत, भारत यूरिया, भारत पोटाश, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, जो भारत लोगो है उसमें ये याद रखिए ट्रैक्टर के साथ ड्रोन की इमेज बनाई गई है गवर्नमेंट ने। तो जो मान लीजिए ये फर्टिलाइजर का बैग है तो 1/3 पर ये मान लीजिए यहाँ पर कंपनी अपना नाम लिख सकती है जिस कंपनी का भी फर्टिलाइजर्स हो, फिर ये यहाँ पर
गवर्नमेंट अपना प्रचार प्रसार करेगी ना। यहाँ पर ऐसे ट्रैक्टर बना देगी, ठीक है, यहाँ पर ड्रोन भी उड़ते हुए बना दिया, यहाँ पर लिख दिया भारत यूरिया, ठीक है। तो फिर ये है वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये याद रखेंगे कौन कौन से 1 एंड 3 इज करेक्ट। तो वहाँ पर कौन से सही थे, 1 एंड 3 आर करेक्ट, डी बिल्कुल सही था वो उसमें, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर्स में पहले ही बता चुका हूँ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, स्टैंडर्डाइजेशन करना, एक यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करना फर्टिलाइजर सेक्टर में ना, कि कंफ्यूजन ना हो फार्मर्स को कि कौन सी यूरिया कौन सा पोटास खरीदें, सारे पोटास पे एक ही लोगो लगा दो, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, अब देखिए 368 देखते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैरोसिन। कैरोसिन आपको पता होगा ना, कैरोसिन वही होता था जो हम बचपन में चिराग होती थी, ऐसा ऐसा बोतल होता था, इसमें ऐसे भरा रहता था और यहाँ पर ऐसे वो जलाकर पढ़ते थे, यहाँ पर बैठ के, ये बुक हो गई आपकी, ठीक है, इस पे ऐसे लिखा है, तो ऐसे पढ़ते थे, वो कैरोसिन होता था, ठीक है। तो कैरोसिन के बारे में बताना है आज, तो सज्ज हो जाइए बचपन में जाने के लिए। कह रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अलोकेट स्टेट कैरोसिन फॉर पीडीएस। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जो पीडीएस में जो फूड ग्रेन जाता है उसमें तो कुछ स्टेट को कहा कि आप कैरोसिन भी प्रोवाइड कर सकते हो ना, हम अलोकेट करेंगे, हम कैरोसिन आपको देंगे। तो जो पुअर फैमिलीज हैं वो अभी भी कैरोसिन, उनके घर पे चिराग, जहाँ पर लाइट नहीं है ना, तो चिराग उनको मतलब लाइट का प्रोडक्शन करने के लिए, और कहीं कहीं पर इस कैरोसिन का यूज किया जाता है कुकिंग के लिए भी, कुकिंग के लिए भी लोग यूज करते हैं पुअर फैमिली। तो गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ स्टेट में जहाँ पर पावर्टी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर हम कैरोसिन देंगे पीडीएस में, ठीक है। तो ये फर्स्ट बिल्कुल सही है। फिर सेकंड कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट प्रोवाइड एनी सब्सिडी ऑन कैरोसिन, ये भी सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम कोई भी सब्सिडी कैरोसिन पर नहीं प्रोवाइड कराएंगे, नॉर्मल शेयरिंग पे। पीडीएस में तो भाई पक्का उस पर छूट मिलता होगा, बट नॉर्मल शेयरिंग पे कोई भी सब्सिडी नहीं होगी। फिर कह रहे हैं कि सम स्टेट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ कैरोसिन फ्री स्टेट, 11 स्टेट। गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट कहता है कि 11 स्टेट अब कैरोसिन नहीं यूज कर रहे हैं, तो ये भी सही है। तो सम स्टेट मतलब आप 11 है तो सम ही है, ठीक है। तो ये अब सब्सिडी ना प्रोवाइड करने का रीजन क्या गवर्नमेंट ने दिया, इन्होंने कहा कि हमने उज्ज्वला स्कीम चलाई जिसके अंडर हमने एलपीजी सिलेंडर बांटे फ्री में, तो अब हमें मतलब कुकिंग के लिए कैरोसिन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी लोगों को। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि लाइटनिंग के लिए हमने सौभाग्य स्कीम चलाई, जिसके जिसके अंडर हम कहते हैं कि हर घर को हम लाइट से कनेक्ट करेंगे, हर विलेज को कनेक्ट करेंगे, तो अब लाइट जलाने के लिए भी कैरोसिन की ज़रूरत नहीं है। तो ये गवर्नमेंट का आप कह सकते हैं कि रीजन है कैरोसिन पे सब्सिडी ना देना। तो वो ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। 369 अब देखते हैं। कह रहा है कि मिनिमम जो एक्सपोर्ट प्राइस होता है या मिनिमम जो इंपोर्ट प्राइस होता है रिस्ट्रिक्शन आर इम्पोज अंडर द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। तो देखिए गवर्नमेंट पब्लिक के इंटरेस्ट में किसी भी प्रोडक्ट पे मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस और मिनिमम इंपोर्ट प्राइस इम्पोज कर सकती है। फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल सही है, ये एक्ट याद रखना, द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। तो ट्रेड को रेगुलेट करना, नाम से ही पता चल रहा है ना कि फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करना। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट कब सेट करेगी, जब वो देखेगी कि जो डोमेस्टिक सप्लाई है, जो डोमेस्टिक मान लीजिए कि यहाँ पर हम ले लेते हैं राइस है, तो राइस का गवर्नमेंट अगर ये देखती कि डोमेस्टिक सप्लाई कम हो रहा है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्टर जो हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अच्छा प्राइस पाने के लिए यूएसए में, ठीक है। हमने देखा भी कि राइस को हम मतलब एक्सपोर्ट सेकेंड हाईएस्ट एक्सपोर्ट होता है हमारा राइस, तो यूएसए में एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्टर इंडिया से राइस को यूएसए में अच्छा प्राइस पाने के लिए, ठीक है। या फिर यूएसए में एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग बहुत ही कम प्राइस पे एक्सपोर्टर यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जो भी है आप ये समझ सकते हैं ना। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कहेगी कि मैं मिनिमम जो है एक्सपोर्ट प्राइस सेट करता हूँ। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस मतलब कि आप अगर यूएसए को ये राइस सेल करते हैं तो इस प्राइस के अंडर आप नहीं, इस प्राइस के नीचे आप नहीं सेल कर सकते, ठीक है, समझ में आया। तो डोमेस्टिक सप्लाई को मेंटेन करने के लिए आप सिंपल से समझिए कि डोमेस्टिक सप्लाई को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट जनरली मिनिमम एक्सपोर्ट और मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगाती है, ठीक है। इतना भी समझ जाएंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि मिनिमम एक्सपोर्ट और मिनिमम इंपोर्ट प्राइस, तो मतलब गवर्नमेंट प्राइस सेट कर देगी कि मिनिमम एक्सपोर्ट में क्या करेगी कि आप इतने रुपए के नीचे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। मिनिमम इंपोर्ट प्राइस में क्या कर देगी गवर्नमेंट ये सेट कर देगी कि आप
इतने रुपए के ऊपर इंपोर्ट नहीं कर सकते या इतने रुपए के नीचे आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर गवर्नमेंट रेगुलेशन लगाती है, ठीक है। तो फर्स्ट इज करेक्ट। फिर कह रहे हैं कि द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो 1992 है कैन बी यूज टू पुट क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, बिल्कुल किया जा सकता है। क्वांटिटेटिव मतलब रिस्ट्रिक्शन मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पर। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि डोमेस्टिक सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो एक्सपोर्ट पर गवर्नमेंट कहेगी कि अब एक्सपोर्ट जो पहले 500 करोड़ केजी होता था राइस का, अब उसको 200 करोड़ केजी राइस से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है भैया, 200 जैसा भी आप समझ लीजिए। तो वहाँ पर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है ना डोमेस्टिक सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए। बाकी नहीं समझ में आया होगा तो ये बताइएगा, मैं इसको समझा दूंगा, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि बस ये मतलब इतना ही याद रखना था कि हाँ कुछ ऐसा एक्ट इंडिया में है और इस एक्ट का ये नाम है और इस गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, बस इतना। क्योंकि जब फ्लैट यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा पूछेगा कि गवर्नमेंट हैज़ नो रोल और गवर्नमेंट कैन नॉट कंट्रोल द एक्सपोर्ट प्राइस एंड इम्पोर्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटीज़, तो ऐसा नहीं होगा, तो वहाँ पर वो इनकरेक्ट हो जाएगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बाकी आप मतलब इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। फिर 370 क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑफ व्हीट एंड राइस। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, जो खरीदने की पॉलिसी है, बाइंग पॉलिसी जो है व्हीट एंड राइस की है रिगार्डिंग एमएसपी में, वो है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट मतलब अगर गवर्नमेंट ने कहा कि 1 जनवरी से 30 जनवरी तक हम व्हीट एंड राइस प्रोक्योर करेंगे एमएसपी पर, तो इसका मतलब उस 1 जनवरी से 30 जनवरी तक जितने फार्मर्स जाएंगे और जितना भी प्रोड्यूस लेकर जाएंगे सबको गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी। कोई लिमिट नहीं है, जितना मन हो उतना फार्मर्स लेकर जाएं और सेल करके आ जाएं, तो ये ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट होता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि अंडर द सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट, सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट मतलब जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योर करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेंट्रल बॉडी है और एमएसपी पर ये प्रोक्योर करती है, एमएसपी पर व्हीट राइस इन सबको। तो कह रहे हैं कि अंडर द सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑल द व्हीट एंड राइस इज प्रोक्योर्ड बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंडर जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो स्टेट को बोल सकता है कि भाई देखो तुम प्रोक्योर कर लो व्हीट एंड राइस और अपने गोडाउन में और अपने वेयर हाउस में, तुम अपने वेयर हाउस में रख लो इसको, मैं आपको कॉस्ट दे दूंगा, जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऐसा कर सकता है। तो ऑल व्हीट एंड राइस जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये नेसेसरी नहीं है कि वही प्रोक्योर करेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा तो आइडिया हो गया होगा इसमें। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट को भी डिक्टेट कर सकता है कि जो भी प्रोक्योर एमएसपी का प्राइस है वो ले लो और तुम प्रोक्योर करके वहाँ पर स्टोरेज कर लो और बाद में पीडीएस के अंदर क्या कर देना, लोगों को प्रोवाइड करा देना, ठीक है। तो ये इजी भी होगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ेगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है। तो ऐसा होता है सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में भी। फिर देखते हैं, कह रहा है कि अंडर डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो स्टेट होता है प्रोक्योर व्हीट एंड राइस एंड डिस्ट्रीब्यूट अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, बिल्कुल सही है। डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में क्या होता है कि जो देखिए मैंने सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में क्या बोला था, सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में ये बोला था कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोलेगा स्टेट को कि प्रोक्योर कर लो और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ट्रांसफर करेगा पेमेंट। बट जब डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होगी तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को बोलेगी कि वहाँ पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, वहाँ पर नहीं इन्वॉल्व है, वहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच बात आ गई। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा प्रोवाइड कराएगा और कहेगा कि तुम प्रोक्योर करो और पीडीएस में नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंडर लोगों को फ्री में फूड ग्रेन प्रोवाइड कराओ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा डिसेंट्रलाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सही है थर्ड, तो 1 एंड 3 इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेंट्रलाइज में क्या होता है, सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में क्या होता था, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो स्टेट से रिक्वेस्ट कर सकता था या बोल सकता था कि आप प्रोक्योर कर लो। बट डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में क्या है, जो सेंटर है वो स्टेट को मनी देगा और कहेगा कि प्रोक्योर करके आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर जो है आप फूड ग्रेन प्रोवाइड कराइए पुअर फैमिलीज को, जो कि अभी 81 करोड़ फैमिलीज को सब्सिडाइज फूड ग्रेन मिलता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर कह रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेयर हाउस रिसीव्ड। वेयर हाउस में मान लीजिए कि
फार्मर्स है ये, इसने 100 kg राइस प्रोड्यूस किया, तो अब इसको स्टोरेज के लिए लेकर गया कोल्ड स्टोरेज के पास। कोल्ड स्टोरेज में इसने इसको स्टोर किया, तो कोल्ड स्टोरेज को कोई ना कोई रिसिप्ट तो देनी पड़ेगी ना। कोल्ड स्टोरेज मतलब वेयर हाउस इसको भी बोल सकते हो, वेयर हाउस भी बोल सकते हो। तो इसको कोई ना कोई रिसिप्ट देनी पड़ेगी कि हाँ तुमने इतना 100 kg हमारे यहाँ डिपॉजिट किया है, हमारे यहाँ आपने रखा हुआ है, स्टोरेज किया है, तो ये ऐसे रिसिप्ट बना के 100 kg दिया है आपने, आपको फीस कितने लग जाएगी, आपको 10 रुपये फीस देना पड़ेगा, तो ये कोई रिसिप्ट बना कर देगा, तो वही होगी वेयर हाउस रिसिप्ट। ठीक है, तो कह रहे हैं कि दे आर इशूड एज पर द वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2007, तो बिल्कुल सही है, फैक्ट है, याद रखेंगे। फिर कह रहे हैं कि वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो यहाँ पर याद रखेंगे कि इट इज़ नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वैसे भी क्या लग रहा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स के अंडर है, कंज्यूमर्स, ठीक है, एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि वेयर हाउस रिसीप्ट आर निगोशिएबल। अब मान लीजिए कि वो जो फार्मर्स ने स्टोर किया था वेयर हाउस में, उसको जो रिसीप्ट मिली थी, वो फार्मर क्या कर सकता है कि वो रिसीप्ट किसी तीसरे पर्सन को सेल कर सकता है या दूसरे पर्सन को सेल कर सकता है, केवल रिसीप्ट सेल कर देगा। तो वो जो दूसरा पर्सन है, मान लीजिए बी, वो वेयर हाउस जाकर क्या कर सकता है, वो स्टोरेज जो फर्स्ट फार्मर्स ने कर रखा था वो वहाँ से निकाल सकता है अपने यूज के लिए। ठीक है, क्योंकि तब वो उसका हो जाएगा, ओनरशिप मतलब चेंज हो सकती है ना, इसका मतलब यही हुआ कि रिसीप्ट के थ्रू जो वहाँ स्टोरेज में प्रोड्यूस है फार्मर्स का, वो चेंज हो जाएगा ओनरशिप उसकी। ठीक है, तो ये नेगोशिएबल होता है। और क्या है, जो ये वेयर हाउस रिसीप्ट मिलेगा, इसको आप फार्मर्स क्या कर सकता है कि बैंक में जाकर दिखाकर लोन ले सकता है कि देखो ये मेरे इतने प्रोड्यूस जो है वो वहाँ पर वेयर हाउस में रीस्टोर है, और मुझे, मैं जब सेल करूँगा तो आपको रिटर्न कर दूंगा, अभी मुझे पैसा दे दो, मुझे अपना एग्रीकल्चर के बहुत सारे काम करने हैं, जब अच्छा प्राइस मिलेगा तब मैं अपना प्रोड्यूस सेल करके आपको पैसा रिटर्न कर दूंगा, तब तक आप ये वेयर हाउस रिसिप्ट जो है वो कोलेटरल के फॉर्म में रख सकते हो, बैंक से कहेगा तो बैंक रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो ये फोर्स फोर में यही तो कह रहा है कि दीज रिसिप्ट आर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एंड कैन बी यूज फॉर टेकिंग लोन, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स में था, और ये भी सही है। तो 1, 3rd एंड 4th, क्या है, 1, 3rd एंड 4th है। ठीक है, 372 देखते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो एपीडा से कितना बातें समझ में आ रही है कि ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेगा, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट होंगे उनके प्रोसेसिंग में भी सपोर्ट करेगा, फिर एक्सपोर्ट में भी डेवलपमेंट करेगा, और एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, इट आल्सो सपोर्ट एपीडा इज इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ये वही स्कीम है जिसके अंडर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को सर्टिफिकेशन मिलता है कि हाँ वो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, तो ये कौन, एपीडा इंप्लीमेंट कर रहा है, तो 3rd सही हो जाएगा यहाँ पर। तो अब अगर बात करें कि एपीडा में अगर ये कभी यूपीएससी पूछ ले कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को प्रमोट कर रहा है तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, फिर करें कि इट इज़ नॉट अ स्टेचुटरी बॉडी, नो इट इज़ करेक्ट, इट इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि एपीडा को क्या है, एक स्टेचुटरी बॉडी है एपीडा एक्ट के अंडर, एपीडा एक्ट के अंडर एक पार्टिकुलर एपीडा एक्ट बना हुआ है 1985, उसके अंडर एपीडा क्या है, एक स्टेचुटरी बॉडी है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, इस्टेब्लिश इन 1990 नहीं 1985 में, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ओनली 3rd इज करेक्ट, ओनली 3rd करेक्ट। ठीक है, तो एपीडा के बारे में 3 पॉइंट। पहली बात, एपीडा एक स्टेचुटरी बॉडी है। ठीक है, एपीडा एक क्या है, स्टेचुटरी बॉडी है, इस्टेब्लिश कब हुई 1985 में, और इसका काम क्या है, ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को, एक्सपोर्ट को, इन सबको ये प्रमोट करती है। एक और पॉइंट मैं बताऊं, इट इज़ अ बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर ये बॉडी आती है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखना है। एपीडा किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की। अभी ऊपर जो हमने देखा था वेयर हाउस डेवलपमेंट अथॉरिटी किसके अंडर आती थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के अंदर थी। मिनिस्ट्री पूछता है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ओनली 3rd इन दिस करेक्ट। फिर देखते हैं ये एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की जा रही है, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है कि गवर्नमेंट कहती है कि हमें जो है, हमने गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है कि हम 20% एथेनॉल ब्लेंड कर देंगे 2025-26 तक। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग का बेनिफिट क्या होगा कि हमारा, पहली बात, ऑयल का जो या पेट्रोल का जो है वो एक्सपोर्ट जो होगा वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इससे हमारा बहुत फॉरेन एक्सचेंज जाता है, फॉरेन रिजर्व खत्म होता है। ठीक है, तो ये एक इसका एडवांटेज होगा, तो 3rd इज करेक्ट।
फिर कह रहा है कि एथनॉल प्राइस फॉर ब्लेंडिंग इज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। बिल्कुल सही, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स मैंने पहले बताया था कि चेयर्ड बाय द पीएम, और ये वही कमेटी है जो एमएसपी को फाइनल करती है प्राइस को, जो सीएससीपी रिकमेंड करता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, ये फैक्ट है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट नोटिफाइज डिफरेंशियल प्राइस ऑफ इथेनॉल बेस्ड ऑन डिफरेंट फीड स्टॉक। आप मान लीजिए जो डिफरेंट डिफरेंट फीड स्टॉक हैं, जैसे शुगर केन्स हो गया या फिर और जो फीड स्टॉक्स हैं, उन पर डिफरेंट डिफरेंट प्राइस ही होगी ना, डिफरेंट डिफरेंट फीड स्टॉक से जो एथेनॉल निकाले जाते हैं। तो ये भी यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर आपको तीनों सही मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर 374 देखते हैं। वो ये याद रखिए कि जो, इसलिए मैंने ये फैक्ट वाला लिया है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मतलब कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, आप जैसे वहाँ पर फीड स्टॉक, यहाँ पर जैसे एथनॉल ब्लेंडिंग फीड स्टॉक, जब फीड स्टॉक की बात हुई तो आप सभी कुछ सब कुछ सोच सकते हैं जिससे एथनॉल निकल सकता है और जो फीडिंग में यूज किया जा सकता है उस सब से एथनॉल निकल आएगा। जैसे शुगर केन हो गए, मोलेसेस हो गया। ठीक है, या फिर कोई ईटिंग फूड है उससे भी एथनॉल प्रोड्यूस किया जा सकता है। बट गवर्नमेंट अभी क्या करे, गवर्नमेंट अभी करे कि नहीं, अभी हमारे पास राइस स्वीट की तो वैसे कमी है, तो हम ऐसे चीज़ों का यूज करेंगे जो जनरली मतलब वेस्टेज होते हैं ना, तो उनका। बाकी उसमें कुछ नहीं होता है, हम बाकी वो साइंस एंड टेक में पढ़ेंगे उसके बारे में। फिर कह रहे हैं कि अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 है, कह रहा है कि द एक्सपेंडिचर टूवर्ड द इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन या मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स होगा, वो फ्रॉम द डिपोट्स ऑफ फ्रॉम द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ डिपोट से फेयर प्राइस शॉप कहना होती है जहाँ से फूड ग्रेन पब्लिक को मिलेगा। ठीक है, जहाँ से फूड ग्रेन ये फेयर प्राइस शॉप किसी के अंडर होता है। ठीक है, और वही फूड पब्लिक को प्रोवाइड कराता है सब्सिडाइज रेट पे। तो ये कहता है कि इंटर, मान लीजिए ये यूपी स्टेट है और एफसीआई का जो गोडाउन है वो लखनऊ में है। ठीक है, तो एफसीआई के गोडाउन लखनऊ से अगर अयोध्या फूड ग्रेन ले जाना है और वहाँ फेयर प्राइस शॉप से लोगों को फ्री में फूड ग्रेन प्रोवाइड कराना है, तो कह रहे हैं ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन देखेगा लखनऊ से अयोध्या तक। तो ये आप फैक्ट है बिल्कुल याद रखना कि ऐसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दोनों सेंटर और स्टेट के बीच शेयर होता है। ऐसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दोनों शेयर करते हैं। ठीक है, तो ओनली स्टेट नहीं इनकट करेगा, सेंटर भी उसमें हेल्प करेगा। लेकिन इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट इनकट करेगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि रिगार्डिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके सॉरी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। देखते हैं, बात करते हैं। कह रहा है कि विद इन अ स्टेट जो है, विद इन स्टेट मतलब इंट्रा, वही वाले ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज इनकर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो विद इन स्टेट जो होता है ट्रांसपोर्टेशन, या वो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने पहले ही बता दिया था, दोनों ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट देखते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कहेंगे द फूड सब्सिडी बर्डन इज शेयर्ड बाय इक्वली बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। देखिए, जो फूड सब्सिडी का बर्डन है वो अराउंड मतलब 99% सेंटर देता है। मान लीजिए कि एमएसपी पर 30 रुपये पर केजी राइस सेंटर परचेस करेगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेंटर की बॉडी वो परचेस करेगी। ठीक है, सेंटर ने ही पैसा दिया होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। फिर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कॉस्ट अगर लगा लें, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया प्लस जो स्टोरेज कॉस्ट हो गया, ठीक है, ये सारे कॉस्ट लगा ले, तो ये मान लीजिए 40 रुपये हो गए, 40 रुपये पर केजी अब हो गया राइस। बट मिलता कितना है राइस लोगों को? तीन, मतलब आप ये कह सकते हैं जो सेंट्रल इशू प्राइस जो स्टेट को भी जिस प्राइस पे मिलता है वो प्राइस क्या होता है आपको पता है? वही प्राइस होता है जो आपको मिलता है। समझ में आ रहा है? तो सेंटर जानते हो, सेंट्रल इशू प्राइस, जो सेंट्रल इशू प्राइस मतलब जिस प्राइस पर सेंटर जो है वो स्टेट को फूड ग्रेन प्रोवाइड कराता है, वो है 3 रुपये पर केजी राइस। 3 रुपये पर केजी राइस, और यही प्राइस पर आपको मिल जाता है। मतलब तो आप देख सकते हैं कि सेंटर मतलब 40 रुपये जिसका कॉस्ट था उसको पर सब्सिडी कितना प्रोवाइड करा दी सेंटर ने? अराउंड आप कह सकते हैं 37 रुपये की सब्सिडी तो सेंटर ने ही प्रोवाइड कराई। तो आप यहाँ से आप समझ सकते हैं ना। तो फूड सब्सिडी तो इक्वली तो किसी केस में नहीं हो सकता। फिर कहे कि द सेंट्रल इशू प्राइस, सेंट्रल इशू प्राइस मतलब जिस प्राइस पर सेंटर जो होगा, सेंटर मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस केस में, वो स्टेट को
फूड प्रोवाइड कराएगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो सेंट्रल इशू प्राइस क्या होता है, 3 to 1 है, 3 रुपये राइस, 2 रुपये व्हीट एंड 1 रुपीज क्या है, कोर्स ग्रेन। यही इशू प्राइस है, सेंट्रल इशू प्राइस। ठीक है, द सेंट्रल इशू प्राइस एट विच फूड ग्रेन्स आर इश्यूड टू स्टेट आर डिसाइडेड बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नहीं, देखिए जो ये सेंट्रल इशू प्राइस है ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लेकिन नहीं डिसाइड कर सकता। ठीक है, दिस इज डिसाइडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये किसके अंडर है, तो कंज्यूमर मिनिस्ट्री, आप सिंपली समझ सकते हैं कि कंज्यूमर मिनिस्ट्री जो है वो डिसाइड करेगी, या डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करेगा कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस प्राइस पे स्टेट को फूड सेल करेगा। तो उसी को सेंट्रल इशू प्राइस कहते हैं, और वो इशू प्राइस कंज्यूमर मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक सारे इनकरेक्ट ही होते गए हैं। फिर कह रहे हैं कि प्रेजेंटली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट को 0 रुपीज पर फूड ग्रेन प्रोवाइड करा रही। बिल्कुल सही है। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना था वो अब बंद कर दी गई। इसके अंडर क्या था, 3 to 1, 3 रुपये राइस, ये व्हीट, 2 रुपये का व्हीट एंड 1 रुपये का कोर्स ग्रेन प्रोवाइड करता था सेंटर स्टेट को। लेकिन अभी क्या कर रहा है सेंटर, वो नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंडर फ्री में सबको मिल रहा है। अगर आप थोड़ा भी अवेयर होंगे तो अभी जो आपको मिल रहा है ना, वो फ्री में आपको फूड ग्रेन्स मिल रहे हैं। सभी 81 करोड़ लोगों को फ्री में दिया जा रहा है फूड ग्रेन्स। ठीक है, तो प्रेजेंटली यही सिस्टम चल रहा है। तो ये आप याद रखेंगे। तो ओनली 4 उस केस में सही था। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पर, सॉरी, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड मतलब मान लीजिए कि ये ऐसा फंड है, सिंपल टर्म में मैं अगर बताऊं कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड वो फंड होता है जिसके अंडर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़ हैं, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, या फिर आप कह सकते हैं टोमेटोज हो गए, पोटैटोज हो गए, ओनियंस हो गए। तो ये क्या होते हैं, ये सब सीजनल्स होते हैं। स्पेशली जब हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट का, जब हम स्पेशली बात करते हैं हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट का, तो वो सीजनल होते हैं। और हॉर्टिकल्चर तो वो सीजन में उनकी प्राइस तो 2 रुपये हो जाती है, बट जब सीजन जाता है तो वो 20 रुपीज़ के हो जाते हैं। तो ये स्टेबलाइजेशन, ये जो गैप है वो स्टेबलाइज करना है। तो इसके लिए सेंटर क्या किया था, वो बजट से कुछ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट को, या किसी पीएसयू, जैसे मान लीजिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, इन सबको बजट से कुछ पैसा देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और कहेगा कि जब सीजनल टाइम हो तब आप ये सब जो प्रोडक्ट हैं, जो ये सब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, इनको आप खरीद करके स्टोरेज कर लो। और जब इन सीजन चला जाए, जब इनके प्राइस इंक्रीज होने लगे ज़्यादा, एक थ्रेश होल्ड से ज़्यादा इंक्रीज होने लगे, जैसे हमने सुना था कि 200 रुपये के जी ओनियन था ना, तो जब ये थ्रेश होल्ड बहुत ज़्यादा हो गया ना, 200 रुपये के जी, कहाँ 30 रुपये के जी सीजन में बिक रहा है, कहाँ 200 रुपये, तो कहता है गवर्नमेंट कि आप, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी स्टेट गवर्नमेंट से कि आप इसको स्टोरेज करोगे, और जब प्राइस इंक्रीज होने लगेगा तब आप इस स्टोरेज से सेल करना स्टार्ट कर दोगे, मार्केट में भेजना स्टार्ट कर दोगे, जिससे प्राइस जो है वो स्टेबलाइज रहे, कंज्यूमर को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट प्रोवाइड बजटरी सपोर्ट फॉर वर्किंग कैपिटल एज वेल एज लॉन्ग टर्म लोन। एक मिनट, देखिए वर्किंग कैपिटल बजटरी सपोर्ट तो प्रोवाइड करेगा, बट लॉन्ग टर्म लोन वगैरह नहीं। ठीक है, इट इज़ नॉट अ लोन, ये सपोर्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देगी एज ए सपोर्ट कि तुम भाई हॉर्टिकल्चर सीजन के टाइम पे बाय कर लेना, और जब सीजन चला जाए और प्राइस इंक्रीज होते देखो तो वही स्टोरेज से निकाल के मार्केट में भेजना, जिससे प्राइस एक स्टेबलाइज रहे, प्राइस ज़्यादा इंक्रीज ना हो। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर द स्कीम टारगेट इंटरवेंशन इन द रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट मतलब जहाँ पर हम लोग आप लोग खरीद रहे हैं ना, वो रिटेल मार्केट। बिल्कुल सही है, वही मार्केट को, कंज्यूमर मार्केट को ही टारगेट करेंगे कि हाँ उनको ज़्यादा प्राइस से प्रॉब्लम ना हो। फिर कह रहे कि सेल ऑफ भारत आटा तो वही राइस का जो होता है ना, सॉरी व्हीट का जो होता है, इज बीइंग डन अंडर द प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। बिल्कुल, तो ये सही है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 और 3। एक और स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, ओपन मार्केट सेल स्कीम। इसके अंडर क्या करती है, राइस एंड व्हीट का गेम होता है, जो यहाँ पर स्पेशली मतलब बहुत ज़्यादा हॉर्टिकल्चर का होता है। तो ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंडर राइस एंड व्हीट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि राइस एंड व्हीट खरीद के रख लो, और जब इसके राइस एंड व्हीट में देखो कि आप प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो मार्केट में सेल कर दो, जिससे कि प्राइस स्टेबलाइज हो जाए। क्योंकि जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो डिमांड या प्राइस जो होगा प्रोडक्ट का वो डिक्रीज हो जाएगा, ये पहले हमने देख लिया है। तो यहाँ पर 276 इज
तो ये 2 एंड 3 आर करेक्ट, तो 2 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर के बारे में इसमें पूछा है। तो कस्टम हायरिंग सेंटर का मतलब वो है कि मान लीजिए कि आप फार्मर से, कोई पुअर फार्मर से, ठीक है, तो उसके पास तो इतना पैसा नहीं कि वो 15 लाख का ट्रैक्टर खरीद सके। तो कस्टम हायरिंग सेंटर का क्या काम होगा, गवर्नमेंट ने इनको प्रमोट किया है कि कस्टम हायरिंग सेंटर रेंट पे ट्रैक्टर देंगे छोटे छोटे फार्मर्स को, कि वो जाकर यूज करें और रेंट पर लेकर जाकर यूज करें, बाद में रिटर्न कर देंगे। तो कस्टम हायरिंग सेंटर एक आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है कस्टम हायरिंग सेंटर को अंडर द नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। तो स्पेशली आप कह सकते हैं कि कस्टम हायरिंग सेंटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैकनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज करना है, क्योंकि छोटे हमारे अगर हम बात करें इंडिया की, तो 86% जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल है। तो वो 15 लाख का तो ट्रैक्टर और नई नई टेक्नोलॉजी नहीं खरीद सकते ना छोटे छोटे लैंड के लिए। तो उसके लिए कस्टम हायरिंग सेंटर अब होंगे कि आप रेंट पर ले जाकर यूज करो। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सब्सिडी ऑन परचेस ऑफ इक्विपमेंट बाई कस्टम हायरिंग सेंटर। बिल्कुल गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करा रहा है कस्टम हायरिंग सेंटर को कि आप ट्रैक्टर खरीदो, ड्रोन खरीदो, नई नई टेक्नोलॉजी खरीदो, तो इस पर सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करा। कह रहे कस्टम हायरिंग सेंटर प्रोवाइड कॉस्टली इक्विपमेंट टू स्मॉल फार्मर ऑन रेंटल बेसिस। वही तो है कि जो बहुत बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट है उनको रेंट पे छोटे छोटे फार्मर्स को प्रोवाइड कराएगा कि जाओ यूज करो, हमें रेंट दो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल 3 आर करेक्ट, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो ये पूरा एग्रीकल्चर वाला हो गया इसमें। बाकी मैं एक करंट अफेयर की वीडियो ले आऊँगा एग्रीकल्चर पे, उतना कर लेना, यू विल बी डन, ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत ना है। ठीक है, तो ये आप समझ चुके होंगे। बाकी ये यहाँ पर हो गया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट में, तो इसकी वीडियो का इंतज़ार करना। ठीक है, और हाँ सब्सक्राइब कर दो यार।